नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका CF टॉक्स के पहले एपिसोड में। इस सीरीज़ के माध्यम से हम लोग SMEs को कैसे बढ़ावा मिले, कैसे उनको अपने बिजनेस के अंदर हेल्प मिले, इसके अराउंड हम लोग कुछ चर्चा करेंगे, कुछ इंटरव्यूज़ करेंगे अपने गेस्ट के साथ। आज हमारा पहले एपिसोड में हम बहुत ही खुश हैं मिस्टर मुकेश मोहन गुप्ता जी से बात करते हुए। ये पेशे से CA हैं, इसके अलावा ये फाउंडर एंड CEO है CI MSME चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो एंड स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के। ये कई सारी सरकारी कंपनीज़ के बोर्ड पे भी रहे हैं, ये देना बैंक के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के भी पार्ट थे। इसके अलावा इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी SMEs की हेल्प की है अलग अलग तरीक़ों से। तो आइए आज इनके दृष्टिकोण से समझते हैं कि इन्होंने इनकी जर्नी कैसी रही है और कुछ हम लोग इनसे ज्ञान लेंगे कि कैसे हम अपने बिजनेस में इनकी सीख को अपना सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, आज के एपिसोड में आपका हार्दिक स्वागत है CF टॉक्स के अंदर। आज के एपिसोड में हमारे साथ बहुत ही ख़ास मेहमान हैं हमारे साथ मिस्टर मुकेश मोहन गुप्ता जी। ये पेशे से CA हैं, अभी ये प्रेसिडेंट है चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस के। इसके साथ साथ ये CEO भी है MSME हेल्पलाइन के। इन्होंने अपना पूरा जीवन SMEs के साथ ही काम करा है। इन्होंने अलग अलग सरकारी कंपनियों के अंदर ये डायरेक्टर रहे हैं, देना बैंक के ये बोर्ड पे रहे थे एंड इन्होंने SMEs के साथ ढेर सारा काम किया है, उनको हेल्प करने में, उनकी पेमेंट कलेक्शन के अराउंड हेल्प करने में। तो स्वागत है सर। धन्यवाद जी। शुरुआत करते हैं सर आपकी जर्नी से। थोड़ा सा हमारे व्यूअर्स को बताइए कि आपकी जर्नी कैसी रही है, आपने कैसे काम किया है, क्या आपने किन किन के साथ काम किया है। वेरी हेल्पफुल। तो जर्नी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। और देखिए, अगर मैं जर्नी की बात करूं, शुरुआत से अगर अपने प्रोफेशन की बात करूं या अपनी लाइफ की बात करूं, तो बहुत ही अर्ली एज में मेरे फादर की डेथ हो गई थी और वो गवर्नमेंट सर्विस में थे, हम गांव में थे, वो ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर थे। ऐसे में हमारे पास कोई एक्सपोजर नहीं था। आप ये मानिए कि शायद 50 पैसे लेकर हम चलते थे अपनी जेब में उस समय में, और उसका पर्पज़ भी ये होता था कि भैया अगर साइकिल में पंचर उंचर हो जाए, क्योंकि पुरानी साइकिल होती थी, तो कम से कम पंचर तो लगवा सके। वहाँ से जो डेडिकेशन लेकिन फिर आया, बड़ों का आशीर्वाद, प्रभु की कृपा रही, तो हमने धीरे धीरे काम करना शुरू किया कि जो सोसाइटी में जो लोग हैं एकदम बॉटम ऑफ द पिरामिड हैं, जो माइक्रो एंटरप्राइजेज हैं, MSMEs हैं, उनकी अगर हम किसी भी तरह से मदद कर सकें तो शायद वो समझेंगे कि अपने जीवन में कुछ सफलता पा ली। उसी उद्देश्य को लेकर हम आगे बढ़े और इसी के साथ भगवान ने बहुत सारी सफलताएं भी दी। जैसे मुझे देना बैंक के बोर्ड में एज एन इंडिपेंडेंट डायरेक्टर काम करने का मौका मिला। फिर हमने ये चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस की स्थापना की, जिसके द्वारा हम हैंड होल्डिंग कर रहे हैं स्टार्टअप की, MSMEs की। हमने इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया यहाँ पर, जहाँ पर हम जो भी स्टार्टअप हैं उनको सब तरह की सुविधाएं दे रहे हैं, ताकि वो उनमें से कुछ ज़रूर, मैं समझता हूँ कि आगे बढ़कर यूनिकॉर्न बनेंगे, ऐसी हमारी इच्छा है। और इसी उद्देश्य के साथ बस MSMEs और स्टार्टअप की जो भी समस्याएं हैं उन सबको दूर करने के लिए कोशिश कर रहे हैं कि अपनी तरफ से जो कर सकें, चाहे उनको वो फाइनेंशियल नीड हो या उनकी डिलेड पेमेंट की समस्या हो या कोई और समस्या हो, उनके कोई रजिस्ट्रेशंस हो, किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से कोई प्रॉब्लम हो, कोई और डिस्प्यूट हो, कमर्शियल डिस्प्यूट्स हो, इस तरह की कोशिश करते हैं। इसके अलावा हमने एक एज ए हॉबी शुरू की थी MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल, जहाँ पर मैं कोशिश करता हूँ कि जितनी भी स्कीम्स जिस भी स्टेक होल्डर की हैं, चाहे वो रिजर्व बैंक की हो, किसी बैंक की हो, मिनिस्ट्री ऑफ MSME की हो या किसी और मिनिस्ट्री से रिलेटेड हो, सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो मुझे लगता है कि आज MSMEs की ये है कि उनको अवेयरनेस की प्रॉब्लम है। उनके लिए स्कीम्स, मैं समझता हूँ मोदी सरकार ने जब से ये आई है तब से जितनी भी स्कीम्स अनाउंस की हैं, हर स्कीम ख़ास तौर से MSMEs और स्टार्टअप के लिए, लेकिन बहुत सारी स्कीम्स का इन जो मेरे दोस्त हैं MSMEs और स्टार्टअप, उनको पता ही नहीं होता। तो हम कोशिश करते हैं कि कोई भी छोटी से लेकर बड़ी तक जो स्कीम है उनके लिए, उनके फ़ायदे के लिए, उसके लिए अवेयरनेस करने के लिए इस MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर उसको पोस्ट करें सीधी सरल हिंदी भाषा में, ताकि वो उसको समझ सकें और उसका फ़ायदा ले सकें। जी सर। धन्यवाद सर। आपने सर बताया कि जैसे SMEs को बहुत सारी दिक्कतें आती हैं, स्कीम्स के बारे में पता करने में दिक्कत आती है, और भी आपने जीवन बिल्कुल स्क्रैच से स्टार्ट किया। आपके पिताजी की कम उम्र में देहांत हो गया, फिर आपने बहुत कम पैसे से अपनी जर्नी स्टार्ट की। आज की डेट में हमारे देश में करोड़ों ऐसे व्यापारी हैं जो इसी तरीके की जर्नी से स्टार्ट करते हैं और वो जीवन में काफ़ी कठिनाइयाँ फेस करते हैं। तो इस तरह की आपकी जैसे जर्नी काफ़ी इंस्पिरेशनल रही है उन व्यापारियों के लिए, एंटरप्रेन्योर्स के लिए। तो आप उनके लिए
क्या मोटिवेशन देंगे उनको, कैसे कहेंगे कि वो अपनी कठिनाइयों को कैसे सॉल्व करें, जो वो कठिनाइयाँ फेस करते हैं उनको उनका किस तरीके से निर्वहन करें, किस तरीके से वो अपने बिजनेस को ग्रो करें, थोड़ा सा इसके ऊपर। तो देखिए, मेरा तो जो एमएसएमईज हैं उनको एक ही हमेशा सजेशन रहता है कि आपको शॉर्ट टर्म नहीं सोचना, लॉन्ग टर्म सोचना है। जो अपने एथिक्स हैं, जो इंटीग्रिटी है, वो सबसे इम्पॉर्टेंट है। अपने एथिक्स पर आप कायम रहिए। दूसरा, जो फाइनेंशियल डिसिप्लिन है उसको ज़रूर मेंटेन करना है। देखिए, अधिकतर केसेस में क्या होता है, दिक्कत ये होती है कि जब अगर फाइनेंस के लिए बैंक में जाते हैं, वहाँ पर जो आज के दिन में जो फाइनेंशियल पैटर्न है वो है बैलेंस शीट फंडिंग। यानी जो बैंक्स हैं वो देखते हैं, आपकी बैलेंस शीट देखते हैं, वो देखते हैं कि भाई आपकी रेशोज़ कैसी हैं, आपकी टर्नओवर कैसी है, आपकी प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है। हम देखते हैं खासतौर से आपके इस इंपॉर्टेंट चैनल के माध्यम से मैं कहना चाहूँगा इन एमएसएमईज़ को कि अधिकतर हम अपनी बैलेंस शीट का ध्यान ही नहीं देते। लास्ट मोमेंट पे चार्टर्ड अकाउंटेंट आके कहते हैं भैया लास्ट डेट आने वाली है, अब आपको जल्दी अभी फाइल नहीं करोगे अपनी रिटर्न तो आपका ये लास्ट डेट निकल जाएगी, फिर पेनल्टी लगेंगे। तो हम कहते हैं भाई बुलाओ, जल्दी से फाइल कर दो, साइन कर दो। हमने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे जहां बैलेंस शीट लॉस में है, प्रोमोटर्स को पता ही नहीं कि उसकी बैलेंस शीट लॉस में, वो तो कहता है मेरी बैलेंस शीट तो लॉस में कैसे आ गई। लेकिन तब उस टाइम पे ज़रूर उन्होंने शायद कहा होगा कि ठीक से टैक्स कम देना चाहते हैं हम। तो आप भरपूर टैक्स दीजिए, पूरी जो कंप्लायंसेज है उसको सही रखिए, अपनी जो बैलेंस शीट है उसकी स्ट्रेंथन करिए। वहाँ पर जो भी रेशोज़ हैं ज़रूर उनका ध्यान रखिए कि आपका डेट इक्विटी रेशो कितना होना चाहिए, यानी आपको अपना मार्जिन जो है वो कितना लगाना चाहिए। बैंक से आप जब लोन लेते हैं तब आपकी करंट रेशो कितनी होनी चाहिए, प्रॉफिटेबिलिटी के रेशो ठीक होने चाहिए, जो भी और कंप्लायंसेज है, चाहे वो जीएसटी की है। एक और ख़ास बात मैंने देखी अधिकतर केसेस में कि छोटी छोटी गलती कर देते हैं, उसकी वजह से शायद हमेशा के लिए बैंकिंग चैनल से बाहर हो जाते हैं। जैसे डिफ़ॉल्ट का एक कंसेप्ट है, तो लोग समझते हैं कि अगर मैंने 20-25 दिन डिफ़ॉल्ट कर दिया, भैया मैं एनपीए तो नहीं हुआ, 90 डेज तो मेरा डिले नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं, सब ठीक है। दोस्तों, डिफ़ॉल्ट की डेफिनेशन है 1 रुपी 1 डे, यानी अगर आपने 1 रुपये का डिले कर दिया एक दिन के लिए भी तो समझिए शायद आप बैंकिंग चैनल से बाहर हो जाएंगे, क्योंकि आपका सिबिल ख़राब हो जाएगा। बैंक कहेगा भैया जब आपने पहला जिससे पैसा लिया अगर उसी को वापस नहीं करा तो आप मेरा क्यों वापस करोगे। तो ये एक इंटेंशन, सो दो चीज़ होती हैं लोन रिपेमेंट में, एक एबिलिटी टू पे रीपे और दूसरा होता है आपका इंटेंशन टू रीपे। तो आपकी इंटेंशन अगर ठीक भी है तो भी, और एबिलिटी नहीं है तब गड़बड़ है। आपकी एबिलिटी है लेकिन इंटेंशन नहीं है तब भी गड़बड़ है। तो अगर बैंकर्स को ये लग गया एक बार कि आपकी इंटेंशन ठीक नहीं है यार, आपने एक अभी साहब मुझे मिले, उन्होंने कहा कि कुल 800 रुपये का तो डिफ़ॉल्ट है। हमने बोला ये तो और बहुत खतरनाक है। छोटा डिफ़ॉल्ट तो शायद और बड़ी चीज़ है कि अगर आप 500-800 रुपये भी नहीं टाइम से पे कर पा रहे तो कल आप 8 करोड़ का लोन लोगे तो कैसे बैंक माने कि भैया आप टाइम से पे करेंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखिए दोस्तों, और मुझे कोई डाउट नहीं है कि अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे तो आपकी ग्रोथ में जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं वो सब शायद आपके साथ रहेंगे। यही जैसे डिलेड पेमेंट पे आप भी लोग इतना काम कर रहे हैं, अब अगर हम सही तरह से वर्क ऑर्डर नहीं लेंगे, परचेज ऑर्डर नहीं लेते, एग्रेशन में बस फ़ोन पे बात की और माल सप्लाई करना शुरू कर दिया, तो मैं हमेशा ये समझाता हूँ दोस्तों कि आप वर्क ऑर्डर लीजिए, इनवॉइस पूरा अच्छी तरह से जीएसटी पेड जो भी है वो इशू करिए, उसकी रिसीविंग लीजिए, अपना एमएसएमई का रजिस्ट्रेशन करा कर रखिए। मैं समझता हूँ कि अगर इन छोटी छोटी चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आज सरकार बहुत कुछ कर रही है, बहुत कुछ कर रही है इस बारे में, खास तौर से कि जो ये डिलेड पेमेंट की समस्या है ये इन एमएसएमईज़ को ना आए। इसके बारे में हम और बात कर सकते हैं कि सरकार ने क्या इनिशिएटिव लिए हैं हमारी आपकी पेमेंट समय से दिलाने में, चाहे वो लार्ज कॉर्पोरेट है या कोई दूसरे एमएसएमईज़ हैं या चाहे वो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं। सर, आपने एक बेहद ही इंपॉर्टेंट चीज़ के बारे में बात की, परचेज ऑर्डर, वर्क ऑर्डर के लेने की। थोड़ा सा इसको और डिटेल में बताइए कि ये क्यों ज़रूरी है, कल को इसके क्या इम्प्लीकेशंस होता है, अगर आप नहीं लेते तो इससे क्या होता है, ताकि हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको समझ आए कि ये उनके बिजनेस में कैसे हेल्प करेगा। देखिए दोस्तों, क्या होता है कि एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए। जब भी आप किसी को कोई माल सप्लाई कर रहे हैं, गुड्स सर्विस या कोई सर्विस देना चाहते हैं आप उनको, तो आपके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए ताकि कल को जिसको आपने ये सामान सप्लाई कर रहे हैं या कोई सर्विस दे रहे हैं वो ये तो ना कह सके कि साहब मैंने तो इनको कुछ बनाने के लिए कहा था, इन्होंने कुछ बना दिया, मैंने तो सर्विस इनको इतने दिन में करने के लिए कहा था, इन्होंने इतने दिन में की है, या आपकी गलती ना निकाल सके। तो आप हमेशा ये जो वर्क ऑर्डर है एक कॉन्ट्रैक्ट है। तो पहले एक बिज़नेस शुरू करने से पहले, अगर मैं और आप एक बिज़नेस करते हैं, मैं आपको कोई सामान सप्लाई करना चाहता हूँ, आपने मुझसे डिमांड करी कि भाई मुझे ये सामान चाहिए, मुझे आपसे ये, आप मुझे कहें कि भाई मुझे ये पेन चाहिए, मुझे बना के दे दो। अब इसमें पेन का क्या कलर होगा, कितनी क्वांटिटी होंगी, क्या रेट होगा,
क्या इसकी क्वालिटी होगी, कब तक मुझे आपको सप्लाई करना है। अगर मुझे पता नहीं और मैंने धड़ आपको सप्लाई करना शुरू कर दिया, आपके पास खूब मैंने 5 करोड़ का माल दे दिया आपको सप्लाई करके, आपने बाद में पेमेंट नहीं करा, और आप इसमें कमी निकाल सकते हैं कि भाई मैंने तो तुमसे ब्लू कलर का कहा था, तुमने तो ब्लैक कलर का दे दिया, मुझे तो सब बेकार हो गया, मेरे लिए तो बिका ही नहीं वैसे भी है। मैंने तो आपको कहा था कि जो इसका जो रिफिल है वो दूसरे कलर का होना चाहिए, इसकी क्वालिटी ये होनी चाहिए, यहाँ पर ये मेटल का होना चाहिए, तुमने प्लास्टिक लगा दिया। सो ऐसी सारी चीज़ों में फिर वो कॉमर्शियल डिस्प्यूट में हम पड़ जाते हैं। तो आप भी सही हो सकते हैं, मैं भी सही हो सकता हूँ, हो सकता है हमने जो सुना हो, आपने कहा हो सकता है ब्लू कलर, मैंने ब्लैक आपको सप्लाई कर दिया हो, आप भी गलत हो सकते हैं, आपने कहा ही ना हो और अब आप दोष मेरे ऊपर दे रहे हो। तो मैं ऐसे समझता हूँ कि ये जो वर्क ऑर्डर है बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका प्ले करता है। वर्क ऑर्डर की दोस्तों कोई फॉर्मेट नहीं है, मेल पर अगर आपको मिल जाता है बहुत बढ़िया है, उसमें 5-6 चीज़ें होनी चाहिए कि भाई बायर कौन है, सप्लायर कौन है, क्या प्रोडक्ट है, क्या उसकी क्वालिटी है, क्या क्वांटिटी है, क्या रेट्स है, कब तक सप्लाई करना है, ये कुछ मेजर टर्म्स अगर वर्क ऑर्डर में लिखी हैं, और साथ में पेमेंट टर्म्स क्या है कि पेमेंट जब होगा तो कितने दिन में होगा। वैसे तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज ने जो MSMED एक्ट, जिसको हम बोलते हैं माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 में आया था, ये 2 अक्टूबर को, उसमें बहुत सारे सेक्शन हैं, सेक्शन 15 से लेके, जहां पर बताया गया कि डिलेड पेमेंट की समस्या का मिनिस्ट्री कैसे समाधान कर रही है। लेकिन जो वर्क ऑर्डर की बात है, तो पहले वर्क ऑर्डर लीजिए। कई बार क्या होता है ना, हम MSME है ना, हम थोड़ा एक्साइटेड रहते हैं। आपने मुझे ऑर्डर दिया तो मैंने कहा कि यार दे दो यार, इनको माल दे दो, सब अपने ऑफिस में सबको बुला के, फैक्ट्री में बुला के सबको बोलूँगा यार सप्लाई करना शुरू कर दो, राइट, और वो बाद में प्रॉब्लम होती है। तो दोस्तों मैं हमेशा कहता हूँ कि टॉप लाइन खाली बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है, उस टॉप लाइन बढ़ाने में आपका जो बॉटम लाइन है, जो प्रॉफिट है, वो भी होना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि एक ही ऑर्डर में आपके पूरे 5 साल के प्रॉफिट जो है वो वाइप ऑफ हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। आपने जो 5 साल में कमाया एक ही ऑर्डर में वो ख़त्म हो गए। तो वर्क ऑर्डर लेना दोस्तों बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो वहाँ भी आपके काम आएगा। जो भी एजेंसीज हैं, जो भी आर्बिट्रेशन है, जो भी कोई कोर्ट है, वो भी कहेंगे कि भाई पहले एग्रीमेंट तो दिखाओ, क्या सप्लाई करना था, क्या आपको ऑर्डर मिला था और आपने उस हिसाब से किया या नहीं किया। तो ये वर्क ऑर्डर की इंपॉर्टेंस है। समझ गए सर। कई बार क्या होता है कि आप MSMEs के अंदर की एक SME टू एक SME ट्रांजैक्शन होता है, या SME टू एक एंटरप्राइज ट्रांजैक्शन होता है, तो पेमेंट बहुत कई बार डिले हो जाती है। उसके बहुत सारे कारण हो सकते हैं। तो इन सिचुएशंस में एक नॉर्मल छोटा व्यापारी, क्या उनके पास सॉल्यूशंस हैं, क्या वो चीज़ें कर सकते हैं अपनी पेमेंट रिकवरी के लिए, और वो किस तरीके से अपनी पेमेंट रिकवरी के लिए विदाउट गोइंग टू कोर्ट सेटलमेंट कर सकते हैं? थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को ज्ञान दीजिए। तो बहुत अच्छा सवाल है आपका। और देखिए, पहले तो मैं ये कहूँगा कि पहले तो थोड़ा सा ड्यू डिलिजेंस कर लीजिए। जब भी आप किसी नए बायर के साथ आप अपना कोई रिलेशनशिप बनाने जा रहे हैं, तो समझिए एक शादी जैसा संबंध है, क्योंकि लंबे समय तक चलेगा। एक ऑर्डर है तो कोशिश कीजिए एक ऑर्डर हो तो दूसरा ऑर्डर फिर उसके बाद में हो। तो ये एक शादी जैसा मैं समझता हूँ। एक इसको अगर हम रिलेशनशिप मान के चलें तो पहले ड्यू डिलिजेंस एक थोड़ा सा कर लेना चाहिए जो बायर है उसके बारे में, कि भाई उनका पास्ट ट्रैक रिकॉर्ड क्या है, वो पेमेंट समय से करते हैं नहीं। आजकल तो ग्लोबल ज़माना है, गूगल भैया हमारे साथ हैं, वो हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। बहुत सारी और जो साइट्स हैं, MCA की साइट पर आप जा सकते हैं, और जगह से आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं कि भाई वो समय से पेमेंट करते हैं या नहीं करते। तो पहले तो इनिशियल एक ड्यू डिलिजेंस हमें कर लेना चाहिए। उसके बाद जब हम ये ड्यू डिलिजेंस कर लें, हम देख लें कि चलो ठीक है, तो वर्क ऑर्डर हमें ले लेना चाहिए। वर्क ऑर्डर लेने के बाद एक सबसे और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हमें अपना MSME का रजिस्ट्रेशन ज़रूर करा के रखना चाहिए, जो 7 मिनट का है। आप मेरी MSME हेल्पलाइन यूट्यूब चैनल पर अगर जाएंगे तो वहाँ मैंने पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताया है कि 7 मिनट में बिना एक भी पैसा खर्च करे। और दोस्तों मैं दोबारा आपको अंडरलाइन कर रहा हूँ कि एक भी पैसा खर्च नहीं होता इसमें, ना आपको कोई डॉक्यूमेंट अपलोड करना होता और आपके पास तुरंत ऐसे उद्यम रजिस्ट्रेशन आ जाता है आपका। क्योंकि अभी एक कोर्ट डिसीजन भी आया है कि आपका जिस दिन का बिल है उद्यम रजिस्ट्रेशन उससे पहले का होना चाहिए। तो अगर आज आपने एक बिल दे दिया, उसका पेमेंट नहीं हो रहा, फिर आप उद्यम रजिस्ट्रेशन लेते हैं, तो वो उसमें सरकार शायद आपकी ज़्यादा मदद नहीं कर पाएगी। जहाँ तक ऑप्शन की बात है, देखिए एक तो यही है कि मिनिस्ट्री ऑफ MSME ने ये एक समाधान पोर्टल स्टार्ट किया है, जहां पर आप कॉन्सिलेशन प्रोसेस है, वहां पर आप ऑनलाइन अपना जो डिटेल है, जो कंप्लेंट है, वो फाइल कर सकते हैं। तो इसमें चाहिए केवल 3 चीज़। एक चाहिए आपको वर्क ऑर्डर की कॉपी, एक आपको चाहिए जो आपने इनवॉइस रेज किया उसकी कॉपी, वो एक्सेप्टेड होना चाहिए, और तीसरा जो बायर्स हैं उनकी जो डिटेल है, यानी उनकी क्या मेल आईडी है, क्या फ़ोन नंबर है, ताकि जो मिनिस्ट्री है, जो फैसिलिटेशन काउंसिल है, वो उनको कांटेक्ट कर सकें। और आपके पास, जैसे मैंने कहा, अपना उद्यम रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। अगर ये आपके पास होता है, वो बुलाते हैं दोनों पार्टीज़ को, दोनों से रिक्वेस्ट करते हैं कि भैया आप
अपना फैसला कर लो, नहीं करोगे तो हम इसको आर्बिट्रेशन में फॉरवर्ड कर देंगे। इसके अलावा जो सरकार ने और बहुत सारे इनिशिएटिव लिए, अभी इस बजट में अनाउंस कर दिया उन्होंने एक बहुत बड़ा कदम। उन्होंने कहा कि देखिए, अगर कोई भी बायर, यानी बायर कोई भी हो सकता है, गवर्नमेंट कंपनी हो सकती है, दूसरी एमएसएमई हो सकती है, लार्ज कॉर्पोरेट हो सकता है, इंडिविजुअल हो सकता है, वो अगर कोई सामान खरीदता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस से और 45 डेज में पेमेंट नहीं करता है, तो उसका जो एक्सपेंसेस है वो एक तरह से समझिए कि स्टैट्यूटरी ड्यूज की तरह से माना जाएगा और वो डिसअलाउ हो जाएगा। यानी वो इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू से आप समझिए कि सरकार कह रही है कि भैया अगर तुम उनका पैसा समय से नहीं दे रहे हो तो तुम्हारी वो लड़ाई तो चलेगी, 30% तो पहले मुझे दे दो, उस पर टैक्स दे दो मुझे। तो ये दोस्तों इस इतनी बड़ी पेनल्टी से बचने के लिए अच्छा है कि भैया अपने मधुर संबंध रखें, समय से पैसा दे दें। एक MSME फॉर्म नंबर 1 एक अनाउंस किया है मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स ने, जहाँ पर हर कंपनी को, अगर कंपनी बायर है तो हर कंपनी को हर 6 महीने डिटेल देनी होती है कि किन किन सप्लायर्स का पेमेंट उन्होंने 45 डेज से ज़्यादा में दिया है, और ज़्यादा में दिया है तो उनको साथ में इंटरेस्ट भी दिया है या नहीं। तो अगर आप एक सप्लायर हैं और आपका बायर एक कंपनी है तो पब्लिक डॉक्यूमेंट है, MSME फॉर्म नंबर 1 उनका, उस कंपनी का डाउनलोड करके देख सकते हैं कि भैया सही इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं सरकार को या नहीं दे रहे हैं, तुरंत कंप्लेंट कर दें मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स को कि साहब देखिए इन्होंने मुझसे सामान लिया, ये बिल है और ये समय से मेरा पैसा नहीं दे रहे हैं। अभी एक और स्कीम लेकर आई है सरकार, उसमें उन्होंने कहा है कि देखिए अगर कोई डिस्प्यूट चल रहा है, ये बहुत अच्छी स्कीम है और इस पर मैंने अभी अपना जो यूट्यूब चैनल है उस पर एक बहुत डिटेल में एक एनालिसिस दी है उसकी। उन्होंने एक नई विवाद से विश्वास सेकंड स्कीम लेकर आए हैं, जहाँ उन्होंने कहा है कि अगर आपका कोई झगड़ा चल रहा है किसी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट से, और बहुत सारे ऐसे उन्होंने बताया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट, मिनिस्ट्री, किन किन के साथ अगर झगड़ा चल रहा है और आपको कोई आर्बिट्रेशन का अवार्ड मिल गया, तो फिर क्या होता है ना, अपोजिट पार्टी चली जाती है फिर कोर्ट में। ये तो बेचारा MSME छोटा है, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, वो बेचारा कहाँ सुप्रीम कोर्ट तक जाके लड़ेगा, कहाँ जो हाईली पेड जो एडवोकेट्स हैं हमारे ऑनरेबल रिस्पेक्टेड, उनको फीस नहीं दे पाते कई बार। तो यहाँ उन्होंने कहा कि भैया कोई बात नहीं, झगड़ाने की ज़रूरत नहीं। सरकार ने को हमने भी बहुत बार ये सजेशन दिए कि साहब ये क्यों आप झगड़ते रहते हो हम छोटे लोगों से। अगर एक किसी ने कह दिया, आर्बिट्रेटर ने या किसी कोर्ट ने, कि भाई इनको पैसा दे दो, ये ठीक है, तो दे दीजिए उनका पैसा। तो अब सरकार ने हमारी भी शायद ये मांग ली है और उन्होंने कहा है कि ठीक है जी, अब हम झगड़ेंगे नहीं, अगर आपके पास कोई ऑर्डर है तो आप दे दो हमें, और एक उन्होंने एक सर्टेन परसेंटेज कह दिया कि इतना परसेंटेज ले जाओ पैसा, झगड़ा ख़त्म करो। तो इस तरह के सरकार बहुत सारे कदम उठा रही है। हमने भी, अगर मैं कहूँ तो हमने भी चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज में एक nodefaulters.com एक हमने पोर्टल बनाया है, वहाँ भी हम मदद करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। हम कहते हैं कि अगर आपका कोई डिस्प्यूट है पेमेंट से रिलेटेड, तो प्लीज़ आप nodefaulters.com पे अपलोड कर दीजिएगा डिटेल। हमारे यहाँ लीगल टीम हमने असाइन कर रखी है, उनसे बात करते हैं, कोशिश करते हैं पहले तो कि भाई झगड़ा वैसे ही निपटा लो, अच्छा है। कोर्ट कचहरी का हमें सबको पता है लिटिगेशन में कितना समय लग सकता है, और अगर नहीं है तो फिर हम MSCFC के थ्रू या दूसरे साधन से फिर उनको पैसा दिलाने की कोशिश करते हैं अपनी तरफ से, जो भी हमसे बन पड़ता है। और इसमें बहुत सारी सक्सेस स्टोरीज भी हैं। गॉट इट सर। एक आपने बिल्कुल शुरू में एक बहुत ही अहम बात की थी फाइनेंशियल प्रूडेंस के बारे में, कि हर एक MSME को फाइनेंशियल प्रूडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, तो उसके बारे में थोड़ा सा विस्तार में बताइए। एंड हमने काफ़ी बार देखा है कि व्यापारी, एक बिजनेस ओनर हमेशा ऑपरेशंस में फंसे रह जाते हैं, वो डेली की फॉलोअप मैनेजर बन के रह जाते हैं। तो इसको कैसे सॉल्व करें, इसके अराउंड कैसे प्रोसेसेस बनाएं? जैसे आपने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा किया है, तो आपने अपने बिजनेस में कैसे ऑपरेशंस को स्ट्रीमलाइन किया, थोड़ा सा इसके बारे में हमारे व्यूअर्स को जानकारी दीजिए। तो देखिए, यही है कि जो फाइनेंशियल जो डिसिप्लिन की मैंने बात की थी, उसमें क्या होता है, अभी अगर मैं बात करूं तो जो बैंकर्स हैं ना, वो ढूंढ रहे हैं कि भाई हमें MSMEs के प्रपोजल मिल जाएं, क्योंकि ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है और बैंकर्स की मजबूरी है। अगर एक सर्टेन परसेंटेज वो फाइनेंस नहीं करते इन MSMEs को या प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में, तो उनको वो जो पैसा जो बचता है ना, जो गैप है, उनको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाना पड़ता है। और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में लगाने का मतलब ये हुआ कि उनको मिलेगा उस पर ब्याज 2-3%, और उनको देना पड़ेगा, कोई FD कर रहा है, कोई अपने अकाउंट में रख रहा है तो 6-7-8% तक देना पड़ेगा। तो ये बैंक को एक बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो बैंक्स भी चाहते हैं कि भाई हम प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग में ज़्यादा से ज़्यादा फंडिंग कर सके, लेकिन उनकी मजबूरी होती है कि अगर बैलेंस शीट इस काबिल नहीं है, बैंकेबल नहीं है, तो उसको फंडिंग नहीं कर सकते। हमने, मतलब आप इसी बात से अंदाज़ा लगाइए कि जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक हैं, करीब सबसे, कुछ बारिंग वेरी फ्यू, हमने सब बैंकों को रिक्वेस्ट किया और हमने उनसे कहा कि भाई हम भी आपकी मदद करेंगे ये बैंकेबल प्रपोजल देने के लिए। तो उन्होंने हमारे साथ MOU कर लिया, मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, और उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, आप हमें लीड दीजिए। हमने उनको 2
कमिटमेंट की है। हमने उनको कहा कि देखिए, एक तो हम ये करेंगे, हम इनिशियल ड्यू डिलिजेंस करेंगे। तो हमने ट्रांस यूनियन सिबिल के साथ भी हमने एक MOU किया, और इनकी जो सिबिल रैंक है, सिबिल स्कोर है, वो पहले हम पुल आउट कर लेते हैं, और वो रैंक निकालने के बाद हम देखते हैं कि जो बैंकेबल जो रैंक है उसके प्रपोजल हम बैंक को रेफ़र करेंगे। दूसरा, हमने उनसे कहा कि इनको पता नहीं होता कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं, वो सारे डॉक्यूमेंट एक बार में लेके हम बैंक को देते हैं, और बैंक से फिर रिक्वेस्ट करते हैं कि देखिए ये काम तो 2 हमने कर दिया, अब डिसीजन आपका है, सैंक्शन करिए, रिजेक्ट करिए, लेकिन 2 हमारी आपसे रिक्वेस्ट है। नंबर 1, टाइमली डिसीजन दे दीजिए। एक तो भाई आपको मना करना है, मना करिए, कोई बात नहीं, अगर आपके ये पब्लिक मनी है, आपके जेब से तो पैसा जा नहीं रहा किसी के, तो पब्लिक का पैसा है, हमारा ही पैसा है, तो अगर आपकी स्कीम में नहीं हो रहा, पॉलिसी में नहीं है, तो मना कर दीजिए। तो लेकिन टाइमली, सो टर्न अराउंड टाइम इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि साहब अगर आप मना कर रहे हैं तो हमें कारण भी बता दीजिए। ऐसा नहीं कि कहूँ कि यार मेरे को तो यार इनकी पसंद शक्ल नहीं आई, ये तो शाहरुख खान से तो मिल नहीं रहा, इनकी शक्ल तो इनको मैं लोन नहीं देता हूँ, और इसकी शक्ल शाहरुख खान से मिल रही है, इसको दे देता हूँ। तो आप मतलब कोई तो रीज़न होगा बैंक का। तो हम कहते हैं कि यार रीज़न तो आपके पास है, बट प्लीज़ आप उस रीजन को राइटिंग में भी लिख के हमें बता दीजिए, ताकि ये एक बहुत बड़ी लर्निंग होगी इन माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस के लिए। वो समझ जाएंगे कि मैं तो हमेशा कहता हूँ फ्री में एडवाइस मिल रहा है कि भैया ये हमें करना भी चाहिए, नहीं बिजनेस करना चाहिए। क्योंकि जो बैंकर्स हैं बड़े एक्सपीरियंसड है, अगर वो कोई चीज़ बता रहे हैं, कह रहे हैं कि प्रोजेक्ट आपका वायबल नहीं है या कोई और कारण बता रहे हैं, तो वो उससे सीख मिलती है इन MSMEs को, उनसे आगे का डिसीजन लेने में शायद उनको मदद मिलती है, और ये एक बहुत बड़ी उनके लिए एक एसेट हो सकती है, एक सीख हो सकती है। और कई बार हमने देखा कि जब बैंक किसी प्रपोजल को रिजेक्ट करते हैं, कोई रीज़न बताते हैं, और वो उस बात को मान लेते हैं या अपना प्रोजेक्ट है थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं, अंत में लास्ट में वो बहुत ज़्यादा धन्यवाद देते हैं शायद उन बैंक्स को। तो हमारा ये बैंक से यही रिक्वेस्ट है इसमें कि वो भी टाइमली उसका डिसीजन दे दें। तो ये मैं समझता हूँ कि जो एंटरप्रेन्योर्स हैं उनको हमारा फिर यही एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने जो बैलेंस शीट है उसको ठीक रखिए, कंप्लायंसेस ठीक रखिए। कोई कारण नहीं है कि बैंक आपके पीछे नहीं भागेंगे। और दूसरा ये है कि हमें थोड़ा आज के माहौल में जो है कि डिजिटल होना ज़रूरी है। मैं समझता हूँ जो आपका जो क्रेडिट फ्लो है ये इतना इम्पॉर्टेंट रोल शायद प्ले कर रहा है, ख़ास तौर से डिलेड पेमेंट में। और उनके मुट्ठी में मैं समझता हूँ कि सब कुछ है, क्योंकि वो टेली पर देखते हैं तो किसी अपने कंप्यूटर पर बैठना होता है, लैपटॉप पर बैठना होता है। यहाँ वो ट्रैवल कर रहे हैं, दिल्ली से बॉम्बे जा रहे हैं, कहीं और जा रहे हैं, ट्रेन में हैं, बस में हैं, गाड़ी में बैठे हैं, खोल लिया अपना ऐप। मैं भी देखता हूँ उसको कि देख लेते हैं यार अच्छा कहाँ किस किस से पेमेंट ड्यू है, वहीं से मैसेज भेज दिए, वहीं से मेल भेज दी, वहीं से फॉलोअप कर लिया। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। तो अपने बिजनेस को जितना आप डिजिटल मोड पर ले जा सकें उतना अच्छा है। अपनी अच्छी टीम बनाइए, टीम बिल्डिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। टीम आपको अच्छी होगी तो मैं समझता हूँ जो आपने कहा कि भैया रोज़ ये रिमाइंडर वाली जो चीज़ें हैं इनसे शायद आप बच सकते हैं। दे विल बी एबल टू हेल्प यू आउट। तो ये दूसरा, अपने जो प्रोडक्ट हैं उनमें क्वालिटी का अपने हमेशा ध्यान रखिए। जो भी प्रोडक्ट बनाएं उसको क्वालिटी इंश्योर करिए, ताकि एक बार कस्टमर आपका ख़रीदे तो बार बार कहे कि भैया यही प्रोडक्ट ख़रीदना है मुझे। तो अगर इन सब कुछ चीज़ों का ध्यान रखेंगे, मुझे नहीं लगता कि जिस तरह से MSME सेक्टर ख़ास तौर से हमारे देश की जो GDP है, मतलब लगभग 1/3, कल्पना करके देखिए कि 1/3 GDP तो भैया लगभग 30% तो इन्हीं से आ रही है, और जिसका टारगेट है कि इसको 40% कर देना है। एक्सपोर्ट कर रहे हैं हमारे आज के MSMEs। हमारे जो MSMEs हैं वो सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में मदद कर रहे हैं देश की, जिसकी हम बात करते हैं हमेशा। जब भी बात करो टीवी पे इधर उधर आप देखो तो एक ही बात आती है कि साहब रोज़गार कहाँ से मिलेगा। भैया रोज़गार तो इन MSMEs से मिलेगा। सरकार के पास ज़्यादा रोज़गार नहीं है। कितने रोज़गार दे देगी सरकार? सब में अगर भर देगी तो भी 2-2.5 करोड़ जो रोज़गार हैं वही सरकार में पैदा हो सकते हैं। बाकी जो रोज़गार हैं वो तो MSMEs से, आज भी 6 करोड़ से ज़्यादा रोज़गार ये MSMEs दे रही हैं। टारगेट तो शायद 15 करोड़ का है जो ये MSMEs रोज़गार देंगी। और अब तो ट्रेडर्स भी आ गए हैं MSME कैटेगरी में। तो आप कल्पना कीजिए कि कितना बड़ा रोज़गार को सृजन करने का, बनाने का, देने का काम ये MSMEs कर रहे हैं। तो सरकार भी इस पर ध्यान दे रही है, बैंक भी ध्यान दे रही है। MSMEs अपने आप से तो मेहनत कर ही रहे हैं, बट मैं समझता हूँ कि थोड़ी थोड़ी चीज़ें और अगर ध्यान कर लें तो उनकी ग्रोथ को, उनको एक ग्लोबल कंपनी बनाने से मुझे नहीं लगता कि कोई रोक पाएगा। बिल्कुल सही बात है सर। आपने एक बहुत बड़ी बात की कि इंडिया का भारत भाग्य विधाता, तो भारत भाग्य विधाता मुझे लगता है कि SMEs के थ्रू ही होगा वो। तो एक यंग बर्डिंग एंटरप्रेन्योर जो प्रॉबेबली जस्ट अभी कॉलेज ख़त्म करके अपने या तो फादर के बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हैं या खुद एक बिज़नेस ज्वाइन कर रहे हैं, तो आप उनको क्या एक चीज़ कहना चाहेंगे जिसके बारे में उनको हमेशा ध्यान रखना चाहिए,
जिससे वो कल को अगले 10 साल 15 साल में ऐसा बिजनेस बना पाए। आपने यूनिकॉर्न की बात की कि वो यूनिकॉर्न बने, मतलब इंडिया भारत का सही में दुनिया भर में नाम रोशन करे। तो देखिए, कोई एक तो कहना थोड़ा मुश्किल है, बट 3-4 चीज़ें मैं ज़रूर बताना चाहूँगा आप जो नए एंटरप्रेन्योर हैं उनको। सबसे इम्पॉर्टेंट दोस्तों है, अगर मैं एक ही बात केवल कहना चाहूँ तो हार्ड वर्किंग। मेहनत का सफलता के लिए कोई दूसरा कोई गुरु मंत्र नहीं है, मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी। तो एक तो हार्ड वर्किंग है। दूसरा, मैं हमेशा कहता हूँ कि भाई इंटीग्रिटी, ऑनेस्टी हमेशा बना कर रखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तीसरा है कि आपको कंप्लायंसेस पे बहुत ध्यान देना है। फोर्थ है कि देखिए, जब भी आप कोई बिज़नेस करते हैं ना, तो आपको पहले उसके बारे में थोड़ी स्टडी ज़रूर करनी चाहिए। मैं हमेशा जो अपने दोस्त हैं उनको ये समझाता हूँ कि देखिए, मान लो आपसे मैं मिला तो आपने कहा कि यार ये जो हमने जो सॉफ्टवेयर ये जो बनाया है टैली के लिए ख़ास तौर से, या जो डिलेड पेमेंट के लिए, ये बहुत अच्छा है। अब मैं भी लग गया इसमें काम में कि यार इनका बढ़िया चल रहा है, इनके तो 4-5 लाख जो है वहाँ पे सब्सक्राइबर हैं, फॉलोअर्स हैं, और कितने पेड इनके 50,000 इनके जो हैं वो पेड मेंबर्स हैं। तो ये तो बढ़िया कमाई का धंधा है यार, मैं भी कर लूँ तो हो सकेगा। दोस्तों, मैं जो कमाऊँगा तो क्या अपने पास जो होगा वो सब गंवा दूँगा, क्योंकि वो जो डेडिकेशन है जो उन्होंने किया है, जो स्टडी उन्होंने की है, वो एक लंबे अनुभव के बाद की है। मैं किसी दूसरे से मिलूं तो वो कहें कि मैं तो गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग करता हूं, तो मैं अब आपको छोड़ के मैं लग गया कि यार ये गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग अच्छा है यार, ये कर लेता हूं। तो दोस्तों, ये मत कीजिए। पहले आप देखिए अपना पैशन क्या है, आप किस फील्ड में जाना चाहते हैं, फिर आप उसको स्टडी करिए। ऐसे भी स्टडी करिए कि आप देखिए कि भाई आपके पास अभी रिसोर्सेज कितने हैं। तो धीरे धीरे, तो मैं हमेशा कहता हूं कि भाई ऐसे ग्रोथ जो करेंगे तो थोड़ा गिरने के ज़्यादा चांसेस होंगे, आप ऐसे ग्रोथ कीजिए। अभी एक साहब मिले हमें, हमने एक इवेंट किया था, वो मेरे चिपट गए, मुझे तो 5,000 करोड़ का लोन दिलाओ। तो मैंने उनसे पूछा कि साहब आप क्या करोगे, तो मुझे बड़े बड़े प्रोजेक्ट बताने लगे। तो मैंने बोला सर 5,000 से कम से काम नहीं चलता क्या, 5,000 करोड़ से? बोले नहीं सर 5,000 करोड़ ही चाहिए। तो हमने पूछा अच्छा अपना कितना लगाओगे? बोले मेरे पास तो कुछ नहीं है अभी। तो मैंने कहा कि यार आपके पास अभी कुछ नहीं है तो ये कुल 5,000 में क्यों मान रहे हो आप? कोई 25,000 करोड़ का तो आप कोई प्रोजेक्ट लगाओ, जब सारा सरकार से ही लेना है, बैंक से लेना है, तो फिर इतने छोटे प्रोजेक्ट में क्यों जा रहे हो? तो दोस्तों, इट्स ऑन ए लाइटर मोड। तो कहने का मतलब ये है कि जितना आपके पास मार्जिन है उसी के हिसाब से कोई बात नहीं है। देखिए, जितने भी बड़े बड़े आज ग्लोबल इंडस्ट्री जिनके हम नाम सुनते हैं ना, चाहे वो इन्फोसिस हो या चाहे वो रिलायंस हो, उन्होंने दोस्तों काम कहाँ से शुरू किया था? वो एक दिन में कोई रिलायंस या इन्फोसिस नहीं बन गया। उन्होंने काम शुरू किया था, किसी ने अपने गैरेज से शुरू किया था, किसी ने 5,000 से शुरू किया था, किसी ने अपनी नौकरी छोड़ के 10,000 से शुरू किया था। छोटा छोटा कदम बढ़ाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे, छोटा छोटा कदम बढ़ाएंगे तभी आगे बढ़ पाएंगे। तो छोटे कदम से शुरुआत कीजिए और फिर अपनी ईमानदारी, हार्डवर्किंग, डेडिकेशन से मैं समझता हूँ कि धीरे धीरे आगे बढ़िए। वही लंबी सफलता का शायद एक गुरु मंत्र है। गॉट इट सर। एक आखिरी प्रश्न सर, आज की डेट में कई सारे नए एवेन्यूज़ खुल गए हैं एक एसएमई को फंडिंग लेने के लिए। आपने डेट के बारे में बात की कि बैंकों से फंडिंग ले सकते हैं। आज की डेट में इवन इक्विटी साइड में भी काफ़ी लोग एसएमईज भी फंडिंग रेज कर रहे हैं। एसएमई आईपीओ एज अ कॉन्सेप्ट भी काफ़ी बढ़ रहा है। तो इसके बारे में एक थोड़ा सा डिटेल में हमारे व्यूअर्स को बताइए कि कैसे एक एसएमई जब वो बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो फंडिंग किस किस एवेन्यू से रेज कर सकता है? देखिए, शुरुआत में जो होता है ना दोस्तों, अधिकतर क्या होता है, स्टार्टअप की एक्सपेक्टेशन ये होती है कि शुरुआत में ही मुझे कोई, हमने देखा कि यार ये कंपनी है, क्रेडिट फ्लो है, यार इनको तो 70-75 करोड़ रुपए मिल गए यार इक्विटी में, तो वो सोचते हैं कि यार मुझे भी मिलेंगे, मैं भी मिल जाएंगे। तो फिर वही दोबारा बात मैं कहूँगा कि पहले अपने को प्रूव करना है। एज फार एज एवेन्यूज़ आर कंसर्न, देखिए एक तो डेट का एवेन्यू होता है। डेट के लिए दोस्तों मैं आपको, आपके इतना इंपॉर्टेंट आपका चैनल है उसके माध्यम से ये बता दूं कि हमने भी एक पोर्टल बनाया। दिक्कत क्या होती है कि जब एक एमएसएमई एक बैंक के पास जाता है लोन लेने के लिए, तो वो हो सकता है कई बार वो जो बैंक है वो तो बहुत इंटरेस्टेड है, लेकिन जो उसका ब्रांच मैनेजर है, वो पर्टिकुलर जो ब्रांच है, वो शायद लोन देने में भी इंटरेस्टेड नहीं है। वो जो ब्रांच मैनेजर साहब हैं उनको कुछ और हो सकता है, कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो, यानी हो सकता है उनके पास कोई लोन ऑफिसर ना हो सकता है वो जो ब्रांच है वहाँ बहुत सारे एनपीए हो गए हों, हो सकता है कि वहाँ उनके ऑडिटर बैठे हुए हों, हो सकता है कि किसी वो रिकवरी केस में फंसे हों, हो सकता है कि वहाँ किसी एक बैंक के किसी एक ऑफिसर के अगेंस्ट में कोई एजेंसी कुछ जांच पड़ताल कर रही हो और बाकी सब भी डरे हों कि यार अच्छा इनके अगेंस्ट हो गया तो मेरे अगेंस्ट भी नहीं, तो मैं नहीं करता लोन, है ना। तो या फिर इंटेंशन की बात भी होती है कि कुछ चाहते हैं कि नहीं मैं करूँ लोन, कुछ कहते हैं यार ऐसे ही चल रहा है तो ठीक है। हमने इसको उल्टा करा, हमने कहा कि देखिए आप बैंक के पास मत जाइए, क्योंकि हो सकता है जो बराबर वाली ब्रांच मैनेजर है ना, वो तो ढूंढ रहा है, वो तो हमारे ऑफिस आता है हर दूसरे तीसरे दिन कि भाई साहब कोई प्रपोजल दो, कोई अभी भी हमारे ऑफिस में जो हैं वो दूसरे जो कॉन्फ्रेंस रूम है वहाँ बैठे हैं, कुछ बैंक से आए लोग हैं, वो मांग रहे हैं कि भैया दे दो प्रपोजल दे दो, हम तो ढूंढ रहे हैं। जिसको प्रपोजल अपना कराना है एमएसएमई, वो उन तक शायद पहुँच ही ना पा रहा हो, उनको पता नहीं है उनको। तो हमने कहा कि हम उल्टा करते हैं,
हम ये करते हैं कि बैंक वाले खुद आपको ढूंढते हुए आपके पास आए। तो हमने एक पोर्टल की शुरुआत करी जिसका नाम हमने दिया msmeloans.co.in, और साथ में उसी पोर्टल का जो नाम है एक अब हम easyfinance.co.in। तो ये दो हमने ये शुरू किए। इनका एम एक ही है, हमने MSMEs को कहा कि आप अपनी जो बेसिक रिक्वायरमेंट है, यहाँ बहुत ही छोटा सा एक फॉर्म है वो आप यहाँ डिटेल दे दीजिए, ताकि आपका, हमने कहा कि आपकी लोकेशन क्या है, आप किस सेक्टर में काम करते हैं, आप नए हैं कि एग्जिस्टिंग हैं, आप किस कॉन्स्टिट्यूशन में काम करते हैं, आपकी जो रिक्वायरमेंट है वो किस अमाउंट तक की है, आप सिक्योरिटी आपके पास है, आप अनसिक्योर्ड लोन चाहते हैं। तो ऐसे हमने कुछ बेसिक से डिटेल ली और कहा कि 1-2 डॉक्यूमेंट आप सब फाइल कर दीजिए। फिर हमने सिबिल के साथ टाई अप कर लिया। फिर हम उनकी देख लेते हैं भाई ये सिबिल विबिल ठीक है या नहीं है। अगर वो ठीक है तो हम बैंकर्स को हमने एक मार्केट प्लेस बना दिया, ये दुकान लगा दी हमने कहा देखिए दुकान है, सामान है, यहाँ पे ये प्रपोजल है, भैया आओ छांट लो, जिसको चाहिए जिसको करना है वो आओ, जिसको नहीं सामान खरीदना उसको आने की ज़रूरत नहीं है। तो वो जो बैंकर्स हैं जो करना चाहते हैं, ढूंढ रहे हैं प्रपोजल MSMEs के, वो आते हैं, अपना इंटरेस्ट शो करते हैं। तो अगर आपकी भी कोई रिक्वायरमेंट है तो आप जाइए msmeloans.co.in पर और या easyfinance.co.in, क्योंकि हम ये इसका नाम बदल रहे हैं, और वहाँ जाकर अपनी बेसिक डिटेल दे दीजिएगा। और बहुत सारे बैंक, जैसे मैंने आपको बताया MOU उन्होंने हमसे साइन कर लिया है, वो ढूंढ रहे हैं। रोज़ मेरे 5-7 फ़ोन आते हैं, ज़रूर सर मैं आपको बताऊं कि भाई साहब उसका लॉगिन पासवर्ड दे दो मुझे, ज़रा मुझे छांटना है मेरे एरिया में कौन लोग हैं जो MSME जो लोन ढूंढ रहे हैं, हम उनको देखें। आज सैटरडे का दिन है, आज भी हमने सुबह सुबह एक मीटिंग की, एक बैंक के जनरल मैनेजर आए यूको बैंक के दिल्ली के, और उन्होंने डिस्कस किया प्रमोटर्स के साथ छुट्टी के दिन अपने घर बैठकर। तो बैंकर्स ढूंढ रहे हैं। तो एक तो हुआ ये डेट वाला बात हुआ, तो मिल सकता है। दूसरा एक है जो स्टार्टअप हैं, उनके लिए अभी जिनका बहुत आइडिया स्टेज पर है, मतलब जिनका अभी जो प्रूफ ऑफ कंसेप्ट है वो भी नहीं हुआ, प्रोटोटाइप है वो भी डेवलप नहीं हुआ, उनके लिए सरकार एक स्कीम लेके आई है, स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम, जहाँ पर 20 लाख रुपए तक का ग्रांट मिल रहा है। सरकार कह रही भैया ले जाओ पैसा, 20 लाख रुपए करो, आप अपना प्रोटोटाइप डेवलपमेंट करो, आप जो कंसेप्ट है उसको प्रूव करो, और 20 लाख रुपए ले जाओ, वापस भी नहीं मांगेंगे, और साथ में 50 लाख रुपए बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर दे रहे हैं। तो ये एक बहुत अच्छी स्कीम है। इसके अलावा CDTMSC करके एक स्कीम है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेज, जहाँ पर 2 करोड़ रुपए तक का लोन पहले मिलता था कोलेटरल फ्री, अब सरकार ने बढ़ाकर इसको कर दिया 5 करोड़। तो बहुत बड़ा अमाउंट हो गया, 5 करोड़ रुपए तक का लोन बिना किसी सिक्योरिटी के, आप कोलेटरल सिक्योरिटी के ले लीजिएगा। एक और बहुत अच्छी स्कीम लेकर आई सरकार, उन्होंने कहा कि भाई स्टार्टअप के लिए क्या करें, तो ये तो MSME के लिए हो गया, तो एक स्कीम लेकर आई, क्रेडिट गारंटी स्कीम फॉर स्टार्टअप, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं CGSS। उन्होंने कहा यार स्टार्टअप तो बहुत बड़े बन रहे हैं, MSME तो मदद कर ही रहे हैं, पर स्टार्टअप तो यूनिकॉर्न बनने जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि भाई इनको 5 करोड़ हमने कहा MSMEs को फ्री देने के लिए, बिना कोलेटरल सिक्योरिटी के, मतलब लेकिन यहाँ हम जो स्टार्टअप है उनको 10 करोड़ रुपए तक का लोन हम दे देते हैं, चलो बिना किसी कोलेटरल सिक्योरिटी के। ये एक बहुत अच्छी स्कीम लेकर आई है। इसके अलावा जैसे आपने कहा कि भाई इक्विटी है, वेंचर फंड है, ये तो है ही है, पर दोस्तों उनके लिए आपको अपना पिच डेक बनाना पड़ेगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्या प्रॉब्लम है और उसका आप क्या यूनिक सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो उसके लिए भी हमने चैम्बर ऑफ इंडियन माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज में इंक्यूबेशन सेंटर स्टार्ट किया है। तो अगर आप अपने चैनल के माध्यम से अगर बता सकते हैं तो info@msmehelpline.com पर लोग हमें संपर्क कर सकते हैं, अपनी डिटेल भेज सकते हैं, और हम उनकी पूरी तरह से हैंड होल्डिंग करने की कोशिश करते हैं। उनको जो भी रजिस्ट्रेशन चाहिए, जो भी अप्रूवल्स चाहिए, वो उनको दिलाने में मदद करते हैं। लोन्स चाहिए, इन्वेस्टर्स के साथ मीटिंग चाहिए, वो करवाते हैं। तो ये ही 3-4 तरीके हैं। इसके अलावा और बहुत सारे हैं। जब आप थोड़ा और बड़े हो जाएंगे तब आप जो ट्रेडेक्स एक प्लेटफॉर्म है उसके द्वारा आप डायरेक्ट अपने इन्वॉइस को डिस्काउंट करा सकते हैं। वहाँ भी बहुत ही कम रेट ऑफ इंटरेस्ट पर आपका जो सेल्स इन्वॉइस है वो डिस्काउंट कर दिया जाता है। वहाँ पर बहुत सारे लेंडर्स बैठे ढूंढ रहे हैं कि भैया कौन है जो MSME देखो जो सप्लाई कर रहा है उन कंपनीज़ को जो इस पर रजिस्टर्ड हैं एज ए बायर। जो उसमें कुछ मैंडेटरी भी हैं कि भाई जो गवर्नमेंट कंपनीज़ हैं या जो प्राइवेट कंपनीज़ हैं जिनकी टर्नओवर 500 करोड़ से ज़्यादा है उनको तो मजबूरी में और एज़ पर मैंडेटरी रिक्वायरमेंट, स्टेट्यूटरी रिक्वायरमेंट अपने आप को एज ए बायर रजिस्टर करना पड़ेगा। और बैंकर्स ढूंढ रहे हैं कि भैया लाओ जैसी बिल अपलोड हो तुरंत हम इसको फटाफट डिस्काउंट करके पैसा इन MSMEs के अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दें। बेहद शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। मुझे लगता है कि हमारे व्यूअर्स के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट सेशन रहेगा, उनके लिए कैसे वो अपने बिजनेस को ग्रो करें। मैं सर के ऑफिस में चौथी बार आ रहा हूँ और चौथी बार मैं काफ़ी सारी नई चीज़ें सीख के जा रहा हूँ। तो मुझे होप है कि आप भी हमारे चैनल को देखेंगे, हमारे वीडियोस को देखेंगे तो कई सारी नई चीज़ें समझ पाएंगे और कैसे आप अपने बिजनेस के अंदर नई चीज़ों के थ्रू नई एवेन्यूज़ के थ्रू अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। ज़रूर देखिए चैनल को और नई चीज़ों के बारे में, गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में सीखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं तो हमेशा जो आपका जो ये पोर्टल है, मैं जो ये ऐप है मैं हमेशा इसको यूज़ करता हूँ
और दोस्तों मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ अपनी तरफ से कि बहुत ही यूज़फुल ये क्रेडफ्लो है। तो मैं यूज़ करता हूँ, तो आप भी यूज़ करिए जी। नमस्कार।